सबसे पहले बताइए फिल्मों का मकसद क्या है? नफरत किसी समुदाय के खिलाफ भड़काना। तो ये फिल्म दरअसल बीजेपी का एक प्रचार टूल है और झूठ पर आधारित है। सबसे बड़ी बात ये है। तो क्या आपको भी बाकी प्रोपेगेंडा फिल्म्स, जिनको प्रोपेगेंडा फिल्म्स कहा गया है हाल फिलहाल में, उनसे अलग दिखता है धुरंधर? जो ये बताना चाहती है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जितनी पार्टियां हैं, सब इस देश के साथ गद्दारी कर रही हैं, जिनका कोई तथ्यों से लेना देना नहीं है। तो क्या हमारी जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उसमें कभी मासन मीडिया की ताकत नहीं पहचानी? आरएसएस आज़ादी के आंदोलन में शामिल नहीं था, तो क्या उस वक्त की जो सरकार थी उसने इतिहास के इस पहलू को नहीं दिखाया ज़्यादा? उन्होंने उसका प्रचार नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि किसी को उन्होंने देशद्रोही नहीं समझा, ये समझा कि तो कला के क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं वो कैसे इस नैरेटिव के जाल में फंस जाते हैं? कलाकार अगर सच्चा कलाकार है तो कभी वो नफरत का प्रचार नहीं करेगा। अतीक अहमद को आपने बता दिया आईएसआई का एजेंट। मतलब अगर आदित्य धर ने सही दिखाया है तो आप सब लोग जवाब दीजिए कि आप लोगों ने श्रद्धांजलि क्यों दी सदन के अंदर, और अगर उसने गलत दिखाया है तो उस पर एक्शन लीजिए। और कैसे इसे सेंसर ने पास कर दिया, क्योंकि भारत पे कितना बड़ा इस समय तोहमत है कि रॉ को प्रतिबंधित करने की बात एक अमेरिका जैसे देश में एक कमीशन है वो कर रहा है, और आप उस समय खुद कह रहे हैं कि रॉ हत्याएं करा रहा है। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। आज के दौर की फिल्मों से अलग तरह के भाव प्रेषित करने की कोशिश होती है, वो भाव स्थापित क्यों नहीं हो पाए? नमस्कार दोस्तों, फिल्मों का मकसद क्या होता है? लोगों को एंटरटेन करना, लोगों को एजुकेट करना, या फिर किसी खास शक्ति के बारे में एडवर्टाइजमेंट करना, उनकी पॉलिसीज़ का प्रचार प्रसार करना, उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना? ये सवाल आज के दौर में बड़ा अहम मुझे जान पड़ता है, क्योंकि कई सारी ऐसी फिल्में आती हैं जो पता नहीं पड़ती कि एंटरटेन करने के लिए बनाई गई हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी का पीआर मैनेजमेंट करने के लिए बनाई गई हैं। बहरहाल धुरंधर इस कड़ी में सबसे ताज़ा नाम है, लेकिन केवल एकमात्र नाम नहीं है। धुरंधर से पहले भी इस तरह की फिल्में आई जो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ में रहीं। तो फिल्मों की जो पूरी जर्नी रही है हिंदुस्तान में, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, और ओवर द वर्ल्ड जो ये मीडियम है, फिल्मों का मीडियम, इसने किस तरीके से राजनीति को इम्पैक्ट किया है, किस तरीके से सोसाइटी को इम्पैक्ट किया है, और किसने फिल्मों को टूल बनाकर कब कब प्रयोग किया, और क्या हिंदुस्तान में जो फिल्में हैं अब पॉलिटिकल पार्टीज़ का टूल बन गई हैं, सरकार का टूल बन गई हैं, इस बारे में हम बातचीत कर लेंगे। और फिल्मों पर कंट्रोवर्सीज़ जो हैं तो ज़रूरी हैं क्या? हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ये ज़रूरी है क्या? ये भी मैं समझने की कोशिश करूँगा। मुझे पता है आप कमेंट में बताएंगे ज़रूरी है कि नहीं, और मुझे इंतज़ार भी रहेगा, तो ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और डिस्क्लेमर, जैसे न्यूज़ मीडिया जो होता है उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या क्वेश्चन मार्क, इनके थ्रू बहुत सारी बातें कह भी दी जाती हैं और छिपा भी ली जाती हैं, या कहने अपने आप को बचा भी लिया जाता है। तो फिल्मों में डिस्क्लेमर का वही काम होता है क्या? डिस्क्लेमर का काम क्या है असली, और अभी क्या काम किया लिया जा रहा है डिस्क्लेमर के ज़रिए, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इस तरह के सवाल जानते किस शो में हैं? आप जानते हैं द थर्ड आई में। तीसरी आंख से देखेंगे फिल्मों की जर्नी हिंदुस्तान में, और फिलहाल किस स्थिति में हम हैं, और पूरे विश्व का इस एस्पेक्ट इसमें जोड़ेंगे। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी हमारे साथ बैठे हैं, बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। और पहला क्वेश्चन यहीं से ले लेते हैं। धुरंधर को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है, बहुत कंट्रोवर्सी चल रही हैं, टाइमिंग का बड़ा मिसमैच है। जो आदमी 2011 में मर चुका है, रियल लाइफ से अगर हम कंपेयर करके देखें, वो 2016 के बाद के ऑपरेशन में सक्रिय दिखता है, और फिल्म हालांकि कह देती है कि तो डिस्क्लेमर है भाई, फिक्शन भी है और कुछ सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। तो धुरंधर पे हम आएंगे आराम से, पूरी चर्चा उसके इर्द गिर्द हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बताइए फिल्मों का मकसद क्या है? एंटरटेन करना, प्रचार प्रसार करना, या एजुकेट करना? देखो, एंटरटेनमेंट कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता। कलाएं जो हैं, कोई भी आर्ट है, वो उनके साथ एक छिपा हुआ मकसद हमेशा होता है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इसलिए एक बड़ी दिलचस्प बात कही जा सकती है या कही जाती रही है कि हर कला एक प्रचार होती है, लेकिन हर प्रचार कला नहीं होता। यानी उसके अंदर कलात्मकता होना चाहिए। दूसरी बात, आपके अंदर अगर कोई कला शुभ भाव पैदा कर रही है तब वो कला है, और अगर आपके अंदर वो अशुभ भावना पैदा कर रही है, मसलन आपके अंदर नफरत किसी
समुदाय के प्रति भर रही है, तो वो कला फिर नहीं है। जैसे कि जब ध्रुपद गायन होता है तो उसमें एक तरह से वेद मंत्रों का गायन है जी। उसी धुन में अगर कोई गाली गा दे तो ध्रुपद नहीं रहेगा। कहने का मतलब यह है, एक बात कही जाती है जब से साहित्य की बात है, यानी पूरे वो समूह का हित होना चाहिए, पूरे सभी मानव समाज का उसमें हित होना चाहिए, तभी वो साहित्य की श्रेणी में आता है। और बहुत सारा जो लिखा जाता है हम उसको साहित्य क्यों नहीं मानते, उसको कोई आप कह देते हैं पल्प लिटरेचर वगैरह वगैरह, फुटपाथी साहित्य क्यों कहते हैं? इसलिए कि उसमें सभ्यता को आगे बढ़ाने वाले जो मूल्य हैं उनका अभाव होता है, समूह का हित नहीं होता, मानव समाज का हित नहीं होता है। उसमें ऐसी भावनाएं होती हैं जो आपको मानवीय गुणों से वंचित करती हैं, वो बढ़ाती नहीं है। तो इसलिए फिल्में फिल्में क्या है, फिल्में तमाम कलाओं का एक तरह से गठजोड़ कह लीजिए, समुच्चय कह लीजिए, है ना। उसमें नाटक भी है यानी अभिनय है, संगीत है, उसमें नृत्य है, उसमें कहानी है, तो एक तरह से तमाम साहित्य है, संगीत साहित्य है, कला, सब कुछ उसमें जो कहा जाता है ना कि वो सब जुड़ा हुआ है, एक पूरा एक मिश्रण है जी। तो वो ज़्यादा एक तरह से कहा जाए तकनीक के ज़रिए एक बहुत बड़ा कला माध्यम हमें जो पिछली शताब्दी में मिला है वो है, और उसका बड़ा प्रभाव रहा है। और आप अगर अपने देश की यात्रा देखें तो हमारे फिल्मकारों ने शुरू में बहुत पौराणिक गाथाओं पे फिल्में बनाई, लेकिन आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ वो ऐसे भी फिल्में बना रहे थे और अंग्रेज़ों की आंख में एक तरह से धूल झोंक कर जहाँ वो इस तरह के गाने ला रहे थे कि दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है ना, इस तरह की फिल्में, इस तरह के गाने चल रहे थे। आज़ादी के बाद हमारे देश में ऐसी फिल्में बनी जिसमें ये बताया गया कि जो शोषण है मिल मालिकों का या किसी भी तरह का, जमींदारों का, या जो कर्ज महाजन जिस तरह से ब्याज में किसानों को परेशान करते थे, आप शुरुआती फिल्में देखिए, चंगुल में जो किसान फंसे मदर रहते इंडिया थे, में देखिए ना, एक साहूकार का ही एक जिस तरह से वो लोगों को कर्ज के दुष्चक्र में फंसाता है, वही सब कहानियां थी ना। तो क्योंकि हमारे फ्रीडम मूवमेंट के जो संकल्प थे वो ये थे कि हम एक शोषण मुक्त समाज बनाएंगे, हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां समानता होगी। और इसीलिए शुरू में जितने भी आप फिल्में देखें उसमें आपको लंबे समय तक ये भाव मिलता है कि हम सब बराबर हैं, है ना। जो आप एक समाजवादी भावना हमको हर तरफ नजर आती है जिसमें ऊंच नीच का फर्क नहीं हो, यहाँ तक कि जाति के प्रश्न पर अछूत कन्या जैसी फिल्म शुरू में ही बन गई थी, जहाँ पर बहुत ही मशहूर एक फिल्म है। या इसके अलावा तमाम फिल्में उस दौर में बनी जो ये सीधे सीधे संदेश देती थी कि मनुष्य और मनुष्य में कोई भेद नहीं है। वो गाना, हालांकि वो तो 60s तक की बात आ गई जिसमें होता है कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इस तरह के गाने हमारे चारों तरफ, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, इस तरह के गाने आते थे। या नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद, है ना। या छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे हम मिलकर नई कहानी। तो एक नया दौर आया था और ये सारी फिल्में आप इस आधार पे कह सकते हैं कि ये सब प्रचार था, प्रचार थी। मैं वही आना भी चाह रहा था कि जो लेकिन वो ये जो विचार है वो एक बेहतर प्रचार, आपको बेहतर समाज, बेहतर मनुष्य बनने के लिए जो जरूरी भाव है वो आपके अंदर भर रही थी। अपने तमाम कला माध्यमों के जरिए, संगीत के जरिए, अभिनय के जरिए, कहानी के जरिए, और इन सबको एक सेलुलाइट पर, रुपहले पर्दे पर उतार कर आपके अंदर ये भाव भर रही थी कि जब आप वहां से निकलते थे तो आप एक बेहतर मनुष्य होने की चाह से भरे होते थे। ये था फिल्मों का, तो वहां भी मनोरंजन था, है ना। अक्सर प्रेम अमीर और गरीब में हो जाता था और फिर अंत में होता था नहीं भाई मिल जाते थे। या अमीर, ये एक कोई शरीफ का बेटा हमेशा शरीफ रहे ये जरूरी नहीं है, एक दुर्जन का बेटा भी शरीफ हो सकता है। ऐसी आप तमाम फिल्में जो राज कपूर की रही, शी 420 रही हो, बूट पॉलिश रही हो, या आवारा रही हो, इस तरह की फिल्में आपको
ये सारा संदेश यही दे रही थी जी। कि मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं है, हिंदू मुसलमानों में कोई भेद तो नहीं है। वैचारिकी का प्रमोशन तो वो फिल्में भी कर रही बिल्कुल थी, कर रही थी। आज भी वैचारिकी और का प्रमोशन हो रहा है, तो क्या अंतर दिख रहा अंतर है? यह है कि अब उसे पलट दिया गया है। अब नफरत किसी समुदाय के खिलाफ भड़काना ये मकसद हो गया है। और पहले मूल्यों का प्रचार होता था। आप अगर देखें तो उस जमाने में जो भ्रष्ट लोग, जो फिल्में बनी, उसमें कई बार नेता भी भ्रष्ट होते थे, पुलिस अधिकारी भी भ्रष्ट होते थे, और कई बार ऐसी भी फिल्में बनी हैं जिसमें नायक उठ के सबको मार देता है जी, है ना। ऐसी फिल्में बनी तो किसी सरकार ने ये नहीं माना गया कि ये सरकार उस पर रोक रही है। नेता भ्रष्ट हो सकता है, पुलिस वाला भ्रष्ट हो सकता है, वो कहानी दिखाई जा रही थी। यानी सरकार की आलोचना भी थी उसमें ना, व्यवस्था की आलोचना थी। अब ऐसी फिल्में बन रही हैं, और खासतौर पर जब हम धुरंधर की बात कर रहे हैं, जो ये बताना चाहती है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जितनी पार्टियां हैं, सब इस देश के साथ गद्दारी कर रही हैं। और इस फिल्म में तो यहां तक कह दिया गया है कि जो समाजवादी लोग हैं वो भी विदेशी एजेंट हैं। यानी जो समाजवाद हमारे संविधान में अभी भी रखा हुआ है, जिस समाजवादी सपने को लेकर भारत ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसको तक, उस विचार तक को एक खतरनाक विचार की तरह पेश किया गया है। और जब आप ये कहते हैं कि सभी पार्टियां देशद्रोही हैं, तो उसका एक ही अर्थ है कि जो पार्टी देशद्रोही नहीं है और जो वहाँ पे बार बार मोदी जी को दिखाया भी गया है, तो फिर उनके हाथ में सब कुछ होना चाहिए, अनंत काल तक के लिए, अनंत काल तक के लिए होना चाहिए। फिर वो फ्यूहरर जैसे हिटलर था, वैसे ही वो भी एक बन जाए, एक ऐसे राजा की तरह जिन पर कोई सवाल ना उठाए, जो भी सवाल उठाए वो देशद्रोही है। और इतने उसमें झूठ परोसे गए हैं, इस फिल्म में इतना झूठ परोसा गया है, एक तरह से सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए इस फिल्म का इस्तेमाल किया मैं गया। एक चीज़, जितने भी झूठ हैं, मतलब कई चीज़ों पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे भी आगे। जैसे डेथ की बड़ी मिसमैचिंग है। 2011 इलियास कश्मीरी मर जाता है, लेकिन 2016 के बाद मेजर इकबाल जो उस किरदार से प्रेरित दिखता है वो ऑपरेशन में शामिल है, उस पर हम आएंगे। उससे पहले ऐसा नहीं है कि ये अकेला प्रोपेगेंडा फिल्म हो या अकेला ये कंट्रोवर्सी में फंसा हो धुरंधर। इसके अलावा जैसे केरला स्टोरी है या द कश्मीर फाइल्स आई, वो भी इस तरह की कंट्रोवर्सीज में फंसी, काफ़ी बातचीत हुई, हमने मॉलिटिक्स पे इस पे वीडियोस भी बनाए, चर्चा भी की हम लोगों ने। लेकिन धुरंधर के बाद जिस तरीके का आउटरेज भी और जिस तरीके का समर्थन आ रहा है वो थोड़ा इनक्रेडिबल लगता है। तो क्या आपको भी बाकी प्रोपेगेंडा फिल्म्स, जिनको प्रोपेगेंडा फिल्म्स कहा गया है हाल फिलहाल में, उनसे अलग दिखता है धुरंधर कुछ? वो इस देखिए, पहली बात तो जितनी फिल्मों का आपने नाम लिया, ये सारी फिल्में भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के एजेंडे हैं। चाहे वो केरला फाइल्स हो, चाहे वो केरला स्टोरी, जितने भी फाइल्स बनी हैं, वो उन चीज़ों को प्रोपोगेट कर रहे हैं या लाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी शुरू से प्रचारित करती रही है ना। वो कहती रही है कि इस देश में लव जिहाद, हम लोगों ने लव जिहाद पे बात भी की है कि लव जिहाद बड़ा ख़तरा है, तो वो फिर केरला फाइल्स के ज़रिए पेश कर देते हैं। शास्त्री जी की मृत्यु पर संदेह, तो ताशकंद फाइल्स, इस तरह की तमाम, वो कुल मिला के एक पार्टी, एक पॉलिटिक्स को लेजिटिमेसी देने के लिए जनता के बीच ये प्रचारित करने का प्रयास है। एक ऐसी धारा जिसने ना आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ना इस देश के निर्माण में सकारात्मक भूमिका अदा की, उसके अंदर जो ये हीन भावना है ख़ासतौर पर आज़ादी की लड़ाई न लड़ने का, उस पर पर्दा डालते हुए एक ऐसी कोशिश हो रही कि बताया जाए कि यही उद्धारक हैं, एकमात्र यही उद्धारक हैं। अब जैसे इस फिल्म में जिस तरह से नोटबंदी को जायज़ ठहराया गया, अब नोटबंदी जो है वो सबसे बड़ा फेल्योर इस सरकार का रहा है। मोदी जी क्रेडिट लेने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन नोटबंदी का मोदी जी भी क्रेडिट नहीं लेते हैं। और जो ये बात कही जाती, सारे अर्थशास्त्री इस बात को मानते हैं कि भारत की जो आर्थिक गाड़ी थी, जो रफ्तार थी, उसके पहिए पर अचानक गोली मार दी गई नोटबंदी के जरिए। और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद उस समय यह था कि यूपी में चुनाव होना था और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पास जो पैसा था, कैश रहा होगा, वो कैसे बेकार हो जाए। और उसे ये दिखा दिया गया इस फिल्म में कि कैसे जो है वो आतंकवादियों का फर्जी जो नोट हैं या नकली नोटों को लाकर यहाँ प्रचारित करने की योजना थी, और इसलिए मोदी जी ने नोटबंदी कर दी। अब सच्चाई ये है कि नोटबंदी के बाद जो पैसा वापस आया वो 99.3%, यानी लगभग सारा पैसा वापस आ गया।
तो ये जो पूरी कहानियां बताई जाती हैं वो पूरी तरह जिनका कोई तथ्यों से लेना देना नहीं है। और समस्या ये है कि ये फिल्म जहां चाहते हैं फिक्शन हो जाते हैं और जहां चाहते हैं फैक्ट की बात करने डिस्क्लेमर्स का क्या भूमिका भाई होती है? आप पूरी तरह एक फिक्शनल फिल्म बनाइए, लेकिन जब आप मोदी जी को रखते हैं और जब सही सही घटनाओं को, नोटबंदी जैसी घटनाओं को पेश करते हैं और ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान परस्त पार्टी जो है वो सरकार बनाना चाहती है, तो आप क्या कह रहे हैं? आप सपा बसपा कांग्रेस सबको देशद्रोही बता रहे हैं ना। और अगर देशद्रोही बता रहे हैं तो फिर इनको आप इन पर कीजिए कार्रवाई। आप जनता के बीच ये प्रचारित इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले तमाम चुनावों में इनका फायदा मिले। और आपने अगर देखा हो तो असम के मुख्यमंत्री ने, असम में चुनाव होने जा रहा है, वो साफ कहा है कि धुरंधर देखने वाले हमको वोट देंगे, और बीजेपी आईटी सेल इसको प्रचारित कर रहा है। मतलब ये चीज तो ये बीजेपी की एक प्रचार फिल्म है जिसे एक, चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ एक जायज गुस्सा इस देश के लोगों में है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे 3 बड़े युद्ध और करगिल को भी जोड़ ली तो 4 युद्ध हो चुके हैं। पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधियों के जरिए भारत को लगातार परेशान करता रहा है। तो पाकिस्तान के खिलाफ जो गुस्सा है उसको आपने एक तरह से कैश किया है। और भारत में जो खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी है वो पाकिस्तान को मुसलमानों से जोड़ने का प्रचार करती है, और जो उसका पूरा ध्रुवीकरण का नैरेटिव है उसके साथ ये फिट बैठ जाता है। तो आपने पाकिस्तान को एक तरह से केंद्र बनाया तो जाहिर है पूरा देश एकजुट हो जाएगा। भाई ये जिन लोगों को देशद्रोही बता रहे हैं उसी कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए ना। इनके आने के पहले भारत में सिक्किम का विलय हो गया, गोवा भारत के साथ आ गया, एक आपको मजबूत नक्शा मिल गया इस देश में। कश्मीर जिसके राजा ने भारत से मिलने से इनकार कर दिया था जी, उसका बड़ा हिस्सा आपके पास आया। ये सब बड़ी उपलब्धियां रही। और आप जो है उन्हीं सबको देशद्रोही बता रहे हो। जितने आप बता रहे हो कि ये सारा पैसा उन लोगों के पास जाएगा, एनजीओ के पास जाएगा। एनजीओ क्या कर रहे थे यहाँ? हवा की बात करते हैं, साफ हवा की, जंगल की बात करते हैं, बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं। आपने उन सबको देशद्रोही बता दिया। तो ये फिल्म दरअसल बीजेपी का एक प्रचार टूल है और झूठ पर आधारित है। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ पर आधारित। जैसे जितने भी एनजीओज हैं या फिर समाजवादी पूरी विचारधारा है, ऐसे लोगों को वैसे भी सरकार की तरफ से नैरेटिव में अर्बन नक्सल कह दिया जाता है। तो ये बात तो जाहिर तौर पर दिखती है कि जो सरकार का नैरेटिव है वो इस फिल्म उसको एक्सटेंड ही कर रही है, एक्सटेंशन कहा जा सकता है। अब एक बात बताइए, आर्ट या आर्टिस्ट, हम लोग तो स्कूल में थे, कॉलेज में थे, अब भी तो आर्टिस्ट के बारे में मतलब सुनते हैं कि भाई आर्टिस्ट है तो अपने आप सम्मान में खड़े होने का मन करता है, आंखें झुक जाती हैं कि भाई आर्टिस्ट आदमी है, इसका सम्मान होना चाहिए। तो इतना सम्मानित कोई व्यक्ति जो आर्टिस्ट बन पाता है ना, वो कैसे इस नैरेटिव के जाल में फंस जाते हैं? नहीं, कलाकार तो देखिए अपना, आपने गाना दिया, उन्होंने गाया, इसके पीछे जो डायरेक्टर होता है ना वो तमाम कड़ियों को जोड़ता है ना। सबसे बड़ा आर्टिस्ट है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टर आर्टिस्ट नहीं है, डायरेक्टर एक प्रोपेगेंडिस्ट है। और ऐसा होता है, अगर आप हिटलर का पूरा इतिहास देखें, इस समय हम लोग एक बार हिटलर को रिविजिट कर लें। हिटलर जर्मनी में उसने क्या किया? जर्मनी में वो 1932 में चुनाव जीता, जब उसे पूरा बहुमत नहीं मिला था, लेकिन उसे चांसलर बना दिया गया। और फिर उसने संसद को बेईमानी कर दिया, अपने हाथ में सत्ता ले ली। तो उसने यहूदियों के खिलाफ और वहाँ के समाजवादियों के खिलाफ पूरा एक अभियान चलाया। और उसने किया क्या? गोएबल्स को उसने प्रचार मंत्री बनाया, और उस देश में कैसी फिल्में बनेंगी ये पूरा उसके नियंत्रण में था। स्क्रिप्ट क्या होगी, पास कैसे होगी फिल्म, कैसे बनेगी, कैसे लोग देखेंगे, स्कूल तक में फिल्में दिखाई जाती थी। और उस ज़माने के बेहतरीन कलाकारों को उसने लिया। जैसे एक नाम उनका है लेनी रिफेनस्टाल। ये एक अच्छी अभिनेत्री भी थी और ये डायरेक्टर भी थी। इनको बाकायदा कमीशन किया हिटलर ने जी, और कमीशन करके तमाम फिल्में बनवाई, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी थी। जैसे जिसमें एक फिल्म है ट्रायम्फ ऑफ द विल, जिसमें हिटलर एकदम आकाश से उतर रहा है, जहाज से उतर रहा है, जैसे कोई देवदूत उतर रहा है, उस पर लाइट ऐसे पड़ रही हैं, फिर हजारों लोग खड़े हैं जो देखने में लाखों लग रहे हैं, और चारों तरफ जो नाजी प्रतीक हैं वो नजर आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि बस हिटलर इस देश का उद्धार करने के लिए आया है, उद्धारक है। तो और वो मतलब वन
जर्मन एंड वन फ्यूरर, ये पूरा नारा चल रहा था, हेल हिटलर चारों तरफ। वो फिल्में गांव गांव, घर घर, स्कूल स्कूल तक पहुंचाई गई। यहूदियों के खिलाफ भयानक नफरत पैदा की गई, और जो लोग भी हिटलर के खिलाफ थे, खासतौर पर समाजवादी वामपंथी लोग, उनके खिलाफ पूरा एक अभियान चलाया गया। क्या हुआ उस देश में आप जानते हैं? अंततः वो देश बर्बाद हो गया। नफरत की आग कभी भी जब लगती है तो फिर वो पूरी सबको खत्म ही कर देती है। तो वो जो हिटलर ने प्रयोग किया था, उसने फिल्म की इस ताकत को समझा था। और हमारे यहाँ आप शुरू से देखें तो मोदी जी ने इस ताकत को समझा है। शुरू में मोदी जी की छवि परिवर्तन के लिए, जब वो गुजरात की हिंसा के लिए पूरी तरीके से दुनिया भर में बदनाम थे, अमेरिका तो वीज़ा तक नहीं दे रहा था, तो एक बहुत बड़ी कंपनी हायर की गई सिर्फ उनकी छवि निर्माण के लिए। और 2014 के बाद जब वो आए तो उन्होंने जिस तरह से प्रचार में पैसा फूका है, हर जगह अपना चेहरा दिखवाया है, वो बताता है कि प्रचार की ताकत को वो किस तरह से समझते हैं, कितना वो जानते हैं। और उसी का एक्सटेंशन है कि उनके जो बयान हैं, उनके जो विचार हैं, उनके जो समझ है, और विपक्ष के बारे में जो उनका बार बार आरोप है, उन्हीं पर ये फिल्में बन रही हैं। देखिए, अमेरिका के ही एक बड़े मशहूर सिद्धांतकार रहे, अभी भी हैं, वो बहुत बुजुर्ग अब हो गए हैं, नॉम चॉम्स्की। उन्होंने 1988 में एक सिद्धांत पर एक किताब दी जिसका नाम था मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। उनका कहना था कि अब ताकत के बल पे लोकतंत्र में लोगों को अपना समर्थक नहीं बनाया जा सकता। अब क्या है कि मीडिया के जरिए किसी के प्रति राय बनाई जाती है, उसके प्रति एक सहमति का निर्माण किया जाता है। और मीडिया किनके हाथ में होता है? जाहिर है बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के हाथ में होता है। वो विज्ञापनों पर निर्भर होते हैं जो पूंजीपति देते हैं। तो जो बड़े कॉरपोरेट्स, पूंजीपति घरानों का इंटरेस्ट है, वो जिस सरकार के साथ नत्थी हो जाते हैं, पूरा उसी के इर्द गिर्द एक सहमति निर्माण होता है। हम भारत में वही देख रहे हैं। मोदी जी के पक्ष में जिस तरह मीडिया दुंदुभी बजाता है और विपक्ष को जिस तरह से वो एक तरह से खलनायक के रूप में पेश करता है, वो ये बताता है कि इस देश में किस तरह से एक हकीकत हो ना हो, मोदी जी उद्धारक हैं। अब वो तो खुद भी अपने को नॉन बायोलॉजिकल कह चुके हैं, सवालों से परे तो कई बार वो खुद डायलॉग बोल देते हैं और आगे लोग उसको बढ़ाते हैं, एक्सटेंशन। तो अब वो खुद भी एक नॉन बायोलॉजिकल प्राणी हो गए, यानी अवतार हैं सीधे सीधे। और इस देश का मीडिया यही बताने में जुटा हुआ है, और बहुत लोग इस पर विश्वास भी कर सकते हैं। पंकज जी, एक बात बताइए कि आपने खुद हिटलर के दौर की बात की कि किस तरीके से हिटलर ने भी मासन मीडिया की काबिलियत को समझा था, उसकी कैपेसिटी क्या है वो जान पाया था। चॉम्स्की साहब जो हैं वो लिख ही रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, 88 में आपने कहा ये लिखा उन्होंने। 90 के दशक में रेडियो रवांडा, हाँ, वो दिखता है ना। तो मासन मीडिया की जो ताकत है, और नरेंद्र मोदी फिलहाल ये प्रयोग कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं, तो क्या हमारी जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उसने कभी मासन मीडिया की ताकत नहीं पहचानी? नहीं, आप बिल्कुल पहचानी। और आप अगर भूले नहीं हो तो आप जब टीवी खोलते थे तो क्या आता था? मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, तो सुर बने हमारा। क्योंकि वो सरकार चाहती थी कि लोगों के बीच प्रेम बढ़े, इसलिए देश भर के अलग अलग इलाकों के कलाकार, फिल्म एक्टर्स सब मिल के गाते थे, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो गाते थे ना जी। तो वो उस प्रचार कर रहे थे। उस समय जो फिल्में बनती थी क्या कहती थी? आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, नफरत की लाठी तोड़ो, है ना। मैं सवाल तो वो एक बिल्कुल सही बात है। जो सरकारों का एजेंडा होता है वो नजर आता है। तो उस दौर की, यानी कांग्रेस के ज़माने में जो फिल्में बनती थी, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि समाज में एक भाईचारा बढ़े। ऐसा नहीं कि उसने गलतियां नहीं की होंगी, लेकिन वो ये समाज में हिंदू मुसलमानों के बीच आपस में कोई तनाव न रहे या प्रेम बने, इसका प्रयास फिल्मों के जरिए करती थी। ठीक है ये चीज़ तो समझ में, वो प्रचार उन्होंने किया उस तरह से। आज आप टीवी खोलिए तो आपको जिस तरह से हेडलाइन नज़र आती हैं कि अब तो सीधे सीधे मतलब धर्म का नाम लेके बताया जाता है कि बलात्कारी फला है, ताकि एक समुदाय टारगेट हो। अगर उस समुदाय का, यानी कहीं पर कोई घटना हो जाए, है ना, चोरी, डकैती, बलात्कार, लूट, अगर उसमें मुस्लिम है अपराधी तो उसका नाम लिख दिया जाता है। पहले संभव नहीं था। और ऐसा नहीं कि अब निर्भया कांड में तो बलात्कार करने वाले सभी हिंदू थे, आपने देखा कभी इस तरह से किया गया हो?
कि फलाने ने किया। तो जो भाषा है, भाषा का व्याकरण और भाषा जो कुल बदली मिला के है, ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस इस देश में ध्रुवीकरण चाहता है, हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत चाहता है, और इस तरह के फिल्मकार जो हैं उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, और जनता जाने अनजाने उसके चक्कर में पड़ भी रही। अब जैसे इस फिल्म में बताया गया है कि साहब आईएसआई नहीं चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जबकि हकीकत एकदम उल्टी है। आईएसआई के अधिकारी ने ऑन ये आप रिकॉर्ड, डिस्क्लेमर के साथ बोल रहे हैं क्या? नहीं मैं डिस्क्लेमर साथ नहीं बोल रहा हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैं आपको पूरे दावे से कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? पाकिस्तान एक देश नहीं है, पाकिस्तान एक विचार है। वो विचार क्या है? वो विचार है कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, यानी टू नेशन थ्योरी जो जिन्ना ने दिया, सावरकर और इसी आधार पर विभाजन हुआ। तो जिन्ना इस बात को मानता था, वो सफल हो गया। लेकिन जब 1971 में इंदिरा गांधी ने इतिहास भूगोल बदल दिया, बांग्लादेश बन गया, और बांग्लादेश देश के मुसलमानों ने पाकिस्तान के इस्लामी स्वर्ग के खिलाफ झंडा उठाया, तो ये साबित हो गया कि टू नेशन थ्योरी एक फ्रॉड थ्योरी है ना। यानी वो, मेरा मानना है कि जिस दिन बांग्लादेश बना उस दिन पाकिस्तान का जो विचार था वो हार गया, वो असली हार उसकी उस दिन, बल्कि टू नेशन थ्योरी जो पूरा ही था वो बर्बाद खत्म होता। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस रही है, ये शुरू से टू नेशन थ्योरी मानती रही है। ये भी मानती है कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। तो आईएसआई या पाकिस्तान हमेशा ये चाहेगा कि भारत में इसी तरह की सरकार रहे जो सांप्रदायिक हो, जो मुसलमानों को अन्य मानती हो, गैर मानती हो, क्योंकि इसी से वो उनको वैधता मिलेगी ना। क्योंकि अगर भारत में हिंदू मुसलमान मिलकर साथ रहेंगे तो पाकिस्तान होने की कोई वजह नहीं है जी। क्योंकि पाकिस्तान का तो तर्क ही ये है कि भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है जी। भारत में मुसलमानों की जब लिंचिंग होती है तो पाकिस्तान खुश होता है। वो ये कहता, देखो हम तो कह रहे थे कि भारत में मुसलमानों के साथ इसी तरीके से जैसे अल्पसंख्यकों की हत्या अगर बांग्लादेश में होगी तो यहाँ पे वो खुशी करके देखो तो भाई ऐसा नहीं, लेकिन आप वहां पर ये नहीं, बांग्लादेशी तो कह रहा ना कि हम साथ रह सकते हैं, लेकिन हम जिस साथ रह तरीके से सकते हैं। हाँ, चित्रित किया बिल्कुल जाता है, तो आप पाकिस्तान के लिए तो उसकी वैधता के लिए जरूरी है कि यहाँ पर ऐसी सांप्रदायिक शक्तियां रहें, और जब तक कांग्रेस का शासन था पाकिस्तान के लिए मुश्किल था, और इसीलिए पाकिस्तान के बहुत से ऐसे लेखक, ऐसे तमाम कलाकार इस बात को सलाम करते थे कि भारत ने जिस तरह से तरक्की की और यहाँ लोग मिलके रह रहे हैं। पाकिस्तान को बनना, भारत का विभाजन एक गलती थी, ये मानने वाले पाकिस्तान में भी बहुत है। उसकी वजह यह है। लेकिन अब जिस तरह का माहौल इस देश में बन रहा है, ऐसे लोग वहाँ हताश होंगे और वो कह रहे हैं कि तुम भी हम जैसे निकले भाई। वो जो मशहूर फहमीदा रियाज की कविता आप जानते हैं। तो इसलिए ये कहना कि आईएसआई या पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत में बीजेपी ये तो मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से गलत है ना, सैद्धांतिक हर लिहाज से, क्योंकि उनका तो सिद्धांत ही है कि भारत में इस तरह के कट्टरपंथी लोग रहें ताकि हम पाकिस्तान में इस तरह जो एक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने वाला जो एक शासन है उसको हम वैध मान लें, कहें देखो वहाँ यही हो रहा है, हमारे यहाँ यही होगा। तो इसलिए ये तो कहीं इसका कोई संभव ही नहीं है। जिस तरह से रिश्ते अमेरिका के साथ रहे हैं, उसमें ये कहा जाता है अमेरिका डॉलर दे रहा है इन लोगों को। अरे भाई, अमेरिका तो पूरी तरह से साथ था आपके, राइट। इनके प्रधानमंत्री बनने के कई महीने पहले अमेरिका के राजदूत गुजरात गए थे बाकायदा। तो ये फैक्चुअली भी गलत है। और तमाम ऐसी जिन साहब को इस फिल्म में बड़ा काबिल दिखाया गया है, अजित डोभाल साहब के बारे में कहते हैं। अजित डोभाल साहब जब बने हैं मोदी प्रधानमंत्री, सान्याल साहब वहां नाम है, लेकिन वो यही बताने की कोशिश आप सब कुछ डोभाल साहब कर रहे हैं। तो वहां पर मई में ही प्रधानमंत्री बने और मेरा ख्याल है मई के अंत तक इन्हें भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया। पिछले 10 सालों में, बल्कि अब तो 11 साल से ज्यादा ही हो रहा है, क्या इस देश में आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई? किसकी जिम्मेदारी है? 4000 से ज्यादा घटनाएं हुई, बल्कि अब तो जवाब भी नहीं मिल रहा है क्यों हुआ, कैसे हुआ। पुलवामा में
पहलगाम में ये सब जो हुआ इसके भी इनपुट्स थे, ऐसा कहा जा रहा था। जी। तो क्या कल कोई ऐसा, अगर ये सरकार ना रहे और कोई ऐसी भी फिल्म बन सकती है जिसमें कहा जाए कि जानबूझकर पुलवामा कराया गया? यही डोभाल साहब जो हैं जी। उनको कोई सान्याल साहब बना के पेश कर दिया जाए कि ये इसलिए पुलवामा इन्होंने कराया ताकि मोदी जी चुनाव जीत सकें, और उसमें मोदी जी की वो क्लिप लगा दी जाए जिसमें वो कह रहे हैं कि नौजवानों, पहले बार के जो वोटर हैं, अपना वोट पुलवामा के शहीदों को दो। और उसमें फिर ये भी जो सत्यपाल मलिक जो अब नहीं रहे, जो राज्यपाल थे, वो कहें कि ये सब कराया गया है और वहाँ के जहाज मांगा गया तो नहीं दिया गया है। तो ये जो शुरुआत हुई धुरंधर से, ये बड़ी खतरनाक शुरुआत है। कल अगर सरकार बदल जाए तो ऐसी फिल्में भी फिर बनाई जाएंगी। एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ, और मुझे थोड़ा सा आप एजुकेट करिए इस बात पे। आप जो कह रहे हैं कि धुरंधर से जो शुरुआत हुई, मासन मीडिया की ताकत की हमने बात की कि मासन मीडिया में ताकत तो है, आप जो विचार पहुंचाना चाहते हैं वो आप पहुंचा सकते हैं, है ना, अगर आपके कंट्रोल में वो मीडियम रहे तो। आरएसएस आज़ादी के आंदोलन में शामिल नहीं था। आरएसएस के ऊपर तोहमत तो क्या है, लगभग सिद्धि है कि भाई महात्मा के हत्या में वो उसके हाथ थे। कपूर कमीशन के बाद ये चीज़ें और भी क्लियर हुई। तो क्या उस वक्त की जो सरकार थी उसने इतिहास के इस पहलू को नहीं दिखाया ज़्यादा? ये बिल्कुल टैक्टिकल नहीं एरर? दिया, नहीं, एरर बिल्कुल नहीं थी। ये बताता है कि आप देश बनाना चाहते थे। मान लीजिए गांधी जी ने एक, भाई अगर आपने दिखा दिया होता, इतिहास पहुंच गई होती आम लोगों तक, फिर ये इतिहास का नहीं, इतिहास में जो इतिहास पढ़ेंगे उनको मिलेगा। उन्होंने उसका प्रचार नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि किसी को उन्होंने देशद्रोही नहीं समझा, ये समझा कि इनके विचार अलग हैं, लेकिन हम देश, सोचिए अगर महात्मा गांधी ने कह दिया गया होता कि ये लोग जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं है देशद्रोही हैं, आरएसएस देशद्रोही है, तो क्या इस तोहमत से ये बच सकते थे? कभी ने किसी ने देशद्रोही नहीं कहा। अपने विरोधियों को देशद्रोही कहने की परंपरा आरएसएस और बीजेपी ने शुरू की है, खासतौर पर सरकार में आने के बाद। ये लोग मोदी सरकार के दौर में, ये वाजपेयी सरकार के समय भी ऐसा नहीं था। ये एक नया फिनोमेना है कि अब जो इनके साथ नहीं है वो देश के खिलाफ है। ट्रम्प भी वैसे ऐसे ही बात करते हैं, वो डेमोक्रेट्स को देशद्रोही बता रहे हैं वहां पर, कम्युनिस्ट भी बता रहे हैं। तो अब ये सोचिए अगर गांधी जी ने कभी कह दिया होता कि देशद्रोही हैं तो ये तो मुंह दिखाने लायक नहीं होते। यहां तक कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद, जिसे आरएसएस वालों ने हमेशा वध कहा है, गांधी वध क्यों, ये गोपाल गोडसे ने किताब लिखी नाथूराम के भाई ने, और वो बीजेपी के दफ्तरों में बेची जाती थी। वध तो राक्षसों का होता है, तो हत्या नहीं, वध। तो गांधी जी के लिए वध शब्द का इस्तेमाल करते हुए आरएसएस ने लगातार इतने सालों तक प्रचार किया, लेकिन कभी आरएसएस को देशद्रोही नहीं कहा गया। जब इन्होंने कहा कि हम संविधान मानेंगे, सरदार पटेल ने जब पाबंदी लगाई, तो जब संविधान मानने की और सारा कुछ इन्होंने कहा कि हम राजनीति से दूर रहेंगे, लिखित में सब दिया, तो उसके बाद इन पे पाबंदी हटा ली गई, क्योंकि ये मौका दिया गया कि देश के लोग हैं ना, आपकी वैचारिक असहमति हो सकती है पर आप पूरा मौका देंगे कि वो भाई देश में जिस तरह से का संविधान है उसका सम्मान करें। यहां तक कि जब इन्होंने संविधान के खिलाफ भी बोला, तिरंगे के खिलाफ भी बोला, तब भी किसी ने इसको देशद्रोही नहीं कहा, क्योंकि भारत की परंपरा में हमारी खास तौर पर जो फ्रीडम स्ट्रगल की परंपरा है उसमें ये बात थी ही नहीं कि हम किसी को देशद्रोही कहें। और कभी आप देखिए कि कांग्रेस के ज़माने में आप विरोध की बात चाहे जितना ले लें, कभी इनको देशद्रोही नहीं कहा गया। और ये उन लोगों को देशद्रोही कहते हैं जिन्होंने इस देश को बनाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उनके खिलाफ रात दिन प्रचार करते हैं। मुहिम तो शुरू आप सोचिए मैं एक फिल्म की कल्पना करूं, आपको पता है जिस रॉ के एजेंट पर ये फिल्म बनी है, उस रॉ का निर्माण किसने किया था? वो इंदिरा गांधी ने किया था। 1968 में इंदिरा गांधी ने किया। और उसको कमजोर किसने किया? उसको कमजोर किया मोरारजी देसाई ने। वो जनता पार्टी के दौर में प्रधानमंत्री थे। यही बीजेपी के लोग जो आज हैं वो उसमें शामिल थे। उन्होंने अपनी पार्टी जनसंघ का विलय कर दिया था जनता पार्टी में। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों मंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। तो इनकी सरकार थी ना। उसने राव को पैसा देना बंद कर दिया, मोरारजी देसाई ने। और
आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ, बी रमन जो रॉ के एक बड़े अफसर रहे हैं, उन्होंने किताब लिखी है काउ बॉयज ऑफ रॉ। काउ बॉयज मतलब रामनाथ काउ पहले उसके संस्थापक निदेशक थे, तो यहाँ काउ बॉयज नहीं, काउ बॉयज। उसमें उन्होंने लिखा है कि इन्होंने, वाजपेयी जी ने जिया उल हक को ये बता दिया, मोरारजी देसाई ने, वाजपेयी जी ने, सॉरी मोरारजी देसाई ने ये बता दिया कि आप जो है परमाणु बम बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, आपका जो यूरेनियम संवर्धन है वो हो रहा है। काहूटा में उनका एक प्लांट था, और जिया उल हक क्या करते थे कि मोरारजी देसाई से रेगुलर संपर्क में थे, और वो उनसे स्वमूत्र चिकित्सा पर जानकारियां लेते थे, क्योंकि ये कहा जाता है कि मोरारजी देसाई स्वमूत्र चिकित्सा करते थे, यानी अपना मूत्र पीते थे वो, और उनका ये कहना था कि इससे तमाम बीमारियां ठीक होती हैं, और ऐसे कुछ लोग मानते हैं। तो जिया उल हक एक शातिर तानाशाह था, वो इनसे इस तरह की बातें कि हाँ तो उसमें क्या है, और ये उसको एक बड़े भाई की तरह उसको सलाह दिया करते। तो उसी में कहीं इन्होंने पूछ लिया कि सुना है कि आप लोग काहूटा में कुछ तैयारी कर रहे हैं, और कहते हैं कि इस जानकारी के बाद कि भारत को ये पता चल गया है, उसने ज़बरदस्त एक ऑपरेशन चलाया, और रॉ के तमाम एजेंट पाकिस्तान को जब पता चल गया, यानी जिया उल हक को, कि ये बात भारत पहुंच गई है, तो भारत में एक बड़ा, पाकिस्तान में एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर रॉ के तमाम एजेंटों को मार दिया गया। तो क्या कल कोई ऐसी फिल्म बनाई जा सकती है कि मोरारजी देसाई पाकिस्तान के एजेंट थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी उस सरकार में थे। 1990 में तो मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान, जो वहाँ का सबसे बड़ा सम्मान है, वो भी दिया गया। तो कोई ये कह सकता है? लेकिन कभी कोई कहता नहीं है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि मोरारजी देसाई ने अनइंटेंशनली ये बात कही होगी, क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय शांति में बड़ा भरोसा था, और वो सिद्धांततः मानते थे कि दूसरे देशों में जासूसी नहीं होनी चाहिए। बहुत पुराने गांधीवादी थे। लेकिन कल कोई उसको इस तरह से पेश करके फिल्म बनाए तो क्या ये ठीक होगा? डॉट्स कनेक्ट करते हुए, हाँ, कि देखिए इनको निशाने पाकिस्तान मिला, और अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी और मोरारजी देसाई अटल बिहारी वाजपेयी के थ्रू दिखा दे। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं भाई। अटल बिहारी वाजपेयी तो ऐड करना है भाई, बीजेपी के ही 2 नेता जो प्रधानमंत्री हुए हैं वो पाकिस्तान गए हैं, बाकी कोई नहीं गया प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए। अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी तो फिर भी एक मिशन को लेकर गए थे, शांति मिशन को लेकर, जो बस यात्रा थी। ये महाशय मोदी जी तो बिना बुलावे के ऐसे ही किसी रास्ते में जाके उतर गए और नवाज शरीफ के घर पहुंच गए, उनकी माता जी को शॉल दे दिया उन्होंने, तो बिना बुलावे भी पहुंच गए। हम फिल्म की पॉलिटिक्स पे बात कर रहे थे, पॉलिटिक्स की फिल्म जो है हम डिस्कस करने लगे। बहरहाल पंकज जी, ये पीएचडी आपका किस विषय में हुआ है? हमारा हिस्ट्री ऑफ द रिलेशंस बिटवीन पीपल्स थिएटर एंड पीपल्स कॉन्शियसनेस, उसमें भी कला है जी। तो इसी कारण से मैंने पूछा, क्योंकि मुझे तो जानकारी थी। तो कला के क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं, जैसे आप, जो हमारी चर्चा में अब तक बात आई है कि कलाकार जो हैं एक्सटेंशन बनने को तैयार हो गए हैं, आईटी सेल का कहें या प्रोपेगेंडा का। कलाकार क्यों तैयार होता है, किन स्थितियों में तैयार होता है? देखिए, कलाकार अगर सच्चा कलाकार है तो कभी वो नफरत का प्रचार नहीं करेगा, है ना। ये धंधा है, पैसा लेके फिल्म बनाना एक धंधा है। इसमें उस तरह से लोग नहीं हैं जो जैसे आप और हम सोच रहे हैं कला के बारे में कि कला एक पूजा है। इसमें एक चीज है, पैसा लेकर फिल्म बनाना, ये आरोप हो सकता है। आरोप नहीं है ये, इसी आप बना क्या रहे हैं? आप एक वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो तर्क हैं, उन्हीं तर्कों को आप पर आप फिल्म बना दे रहे हैं। आप सच्चाई नहीं जानना चाह रहे हैं, आप रिसर्च करिए, इस पर बनाइए फिल्म। इस पे क्या कहते हैं, तमाम जो फेक करेंसी का खेल है, या चलिए अतीक अहमद पे बात करते हैं ना। आप करिए, रिसर्च करिए। आपने बता दिया अतीक अहमद, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, मैंने बड़ा करीब से देखा है। 1989 में वो पहली बार निर्दलीय विधायक बना था। अतीक अहमद को आपने बता दिया आईएसआई का एजेंट। अब ये सवाल, अगर आप सचमुच फिल्मकार हैं तो आपको उठाना चाहिए कि फिर फिल्मकार मतलब इस अतीक अहमद को भारत की संसद में श्रद्धांजलि क्यों दी गई?
अमित शाह, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी और सभी लोग खड़े होकर उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो क्या आईएसआई एजेंट को वो दे रहे हैं? दूसरी बात, 9-10 साल से तो इन्हीं की सरकार है ना। अतीक अहमद की कस्टडी में हत्या 2023 में हुई है। कस्टडी में हत्या अपने आप में सरकार पर सवाल है, कोई सवाल नहीं उठाता। अगर वो आईएसआई का एजेंट था तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी? डोभाल साहब क्या कर रहे थे? उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने क्या किया? चलिए, बाकी तो सब देशद्रोही हैं आपकी नजर में। तो आप जब सचमुच अगर फिल्मकार हैं तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी ना। तो आपने सवाल उठाया कि इन एजेंसियों का फेल्योर है, ये एजेंसियां नहीं जानती हैं। तो वो तो दिखा रहे हैं ना, रॉ का ऑपरेशन ही था अतीक का असैसिनेशन। ये अपने आप में बड़ी खतरनाक बात है। एक तरफ तो पूरी इतने सालों के इतिहास में वो 4-5 बार विधायक, एक बार सांसद रहा, कभी आईएसआई का एजेंट है, इस तरह की कोई रिपोर्ट कहीं नहीं है। और दूसरी बात, आप जब ये कह रहे हैं कि रॉ ने उसको मरवा दिया या जिसने भी ऑपरेशन में मरवा दिया गया खुफिया एजेंसी के, तो आप कर क्या रहे हैं? आप बता रहे हैं कि आपकी जो एजेंसी है वो हत्याएं करती है इस तरह की। और तब फिर समझ आपको जानना पड़ेगा कि आप देश के लिए कितना बड़ा आप नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि अभी अभी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जो USCIRF है, उसने रॉ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उसका यही कहना है, कारण क्या? कि रॉ जो है हत्याएं कराती है। रॉ और आरएसएस दोनों पर प्रतिबंध की बात कही है। और 7वें साल लगातार इस कमीशन ने अमेरिका के गृह विभाग को सिफारिश की है कि भारत को CPC में डाला जाए। यानी जो एक लिस्ट होती है, CPC की लिस्ट मतलब यानी विशेष चिंता वाले देश, जिन पर प्रतिबंध लगेगा, जिनको माना जाता है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए काम कर रहे हैं। जैसे अभी पिछले दिनों हुआ ना कि कनाडा में किसको मार दिया, एक खालिस्तानी को, या जो भी है ना। तो ये बताया जा रहा है कि भारत की जो एजेंसियां हैं ये भी इस तरह से बाहर हत्याएं करा रही हैं। एक ऐसे माहौल में जब भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है, रॉ पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है, एक ऐसी मूर्खतापूर्ण अगर सचमुच आप राष्ट्रवादी हैं तो आप भारत के लिए तो मुसीबत पैदा कर रहे हैं। मतलब अगर आदित्य धर ने सही दिखाया है तो आप सब लोग जवाब दीजिए कि आप लोगों ने श्रद्धांजलि क्यों दी सदन के अंदर। बिल्कुल। और अगर उसने गलत दिखाया है तो उस पर एक्शन लीजिए। और कैसे इसे सेंसर ने पास कर दिया, क्योंकि भारत पे कितना बड़ा इस समय तोहमत है कि रॉ को प्रतिबंधित करने की बात एक अमेरिका जैसे देश में एक इतना बड़ा जो कमीशन है वो कर रहा है। और आप उस समय खुद कह रहे हैं कि रॉ हत्याएं करा रहा है, आप ये कह रहे हैं, तो आप तो भारत के लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। तो ये तो आत्महंता राष्ट्रवाद है भाई। ये कैसा राष्ट्रवाद है जो राष्ट्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में इतनी समस्या पैदा कर दे रहा है? मेरा ख्याल है कि आप जब अगर आप सचमुच फिल्मकार हैं तो आपको तो रिसर्च करनी चाहिए थी। अब ये कह देंगे वो तो अतीक अहमद नहीं, आतिफ अहमद है, तो जब इनको मौका लगेगा, और पूरा प्रचार, पूरा उनका जो IT सेल है वो बता रहा है कि देखिए अतीक अहमद को मारा गया, ठीक मारा गया। और ऐसा करके आप ये भी बता रहे हैं कि जो 3-4 लोग पकड़े गए हैं, अब तो फिर उन्हें छोड़ देना चाहिए, कुछ दिन बाद वो छूट ही जाएंगे। तो आप जो शासन व्यवस्था है, यानी आप शासन को हत्यारा बना रहे हैं अपनी ओर से। यानी सिस्टम लोगों को गिरफ्तार करता है तो उसका दायित्व है कि उनकी रक्षा करे, अगर आप सभ्य समाज हैं। और आप उस कस्टडी में हत्या को अपनी ही एजेंसी द्वारा कराई गई हत्या बता रहे हैं, तो आप तो अपने पूरे शासन को हत्यारा साबित कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर आप एक मुसीबत पैदा कर रहे हैं। लेकिन धर साहब को पैसा कमाना है, लोग ताली बजाएंगे क्योंकि पाकिस्तान को गाली दी जा रही है, मारा जा रहा है, ये किया जा रहा है। कल पाकिस्तान भी एक फिल्म बना देगा, महाधुरंधर, वो भारत के लोगों को पिटता दिखाएगा, तो दोनों लोग अपने देश के लोगों को अफीम चटाकर पैसा भी कमा रहे हैं और वोट भी बटोर रहे हैं। ये है। तो ये जो पूरी धुरंधर मूवी है, जैसे आप केरला स्टोरी की बात करें, कश्मीर फाइल्स की बात करें, किसी एक मुद्दे को लेकर बनी और घटिया फिल्में हैं, प्रोपेगेंडा फिल्में हैं, नफरत फैला रही हैं।
इस फिल्म में केवल नफरत नहीं है, इस फिल्म में सारे ही अवयव दिखते हैं। हाँ जैसे धुरंधर पार्ट 1 आप देखें तो कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति आएगा जिसे हाँ देश की चिंता होगी। बिल्कुल। तो आप छवि निर्माण करने की कोशिश कर रहे यानी हैं। इंदिरा गांधी ने अगर रॉ बनाया तो उन्हें देश की चिंता नहीं थी, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उन्हें देश की चिंता नहीं थी। भारत ने आज़ादी की लड़ाई जिन नेताओं के नेतृत्व में लड़ी, उन्हें देश की चिंता नहीं थी। एक व्यक्ति आएगा जिसे देश की चिंता रहेगी। तो करो ना भाई, पुलवामा में क्या किया आपने, वो तो बैठे हुए हैं ना। पहलगाम में जिस तरह से लोग मारे गए, आपको देश की चिंता नहीं है। ये खतरनाक ट्रेंड है जो धुरंधर ने शुरू किया है, और मुझे लगता है कि मान लीजिए कल दूसरी सरकारें आई तो निश्चित अब वो करेंगी ये सब। मतलब एक तो परिभाषा सेट हो जाती है कि भाई ये इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं, तो कर ली अतीक जाएंगी। अहमद के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार कौन थे? केशरीनाथ त्रिपाठी, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में शामिल थे, जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे लंबे समय तक। वो शहर दक्षिणी से चुनाव लड़ते थे, अतीक शहर पश्चिमी से लड़ता था, दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। केसरी जी के तमाम जो शिष्य थे वकालत में जी। वो अतीक के वकील थे। अतीक के लगभग सभी वकील ब्राह्मण थे जो इलाहाबाद के लोग थे। अब उसको आप आईएसआई का एजेंट बता रहे मैंने हो। आतिफ को बताया है सर। आतिफ को बताया, ये भी बात सही। और आप ये बता रहे हो कि ये सारे लोग जिन पार्टियों में शामिल हैं वो सब जो है वो देश के खिलाफ है। तो ये जो इस बहाने आप मुसलमान अगर बाहुबली है या दबंग है या माफिया है, जाहिर है अतीक अहमद कोई बहुत शरीफ आदमी नहीं था, है ना, उसने तमाम अपराध किए, लेकिन उत्तर प्रदेश में हर 1-2 जिलों के बीच एक बड़ा अपराधी है। तो अगर वो मुसलमान है तब वो आईएसआई का एजेंट है, और अगर वो हिंदू है तो उसकी ओर देखने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा जो मोस्ट वांटेड व्यक्ति था उत्तर प्रदेश में वो ब्रजेश सिंह। कहाँ है ब्रजेश सिंह? ब्रजेश सिंह सीधे सीधे दाऊद का शूटर माना जाता था, जो 92 में जो जे हॉस्पिटल मुंबई में जो गोलीबारी हुई उसमें इसी पर आरोप था कि इसने 2 पुलिस वालों को मारा और एक जो अरुण गावली का एक शूटर था उसको मारा। वो तमाम सबूतों के अभाव में 2008 में उसे बरी हुआ। तमाम उस पर और तमाम केस हैं, लेकिन जमानत बाहर आया। 2016 में एमएलसी बन गया। उसका भाई बीजेपी से एमएलसी जी 2 बार। उसके परिवार के अन्य लोग भी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो ब्रजेश सिंह पर कहीं कोई चर्चा नहीं होगी। बाकी जो हिंदू बाहुबली माफिया हैं उन पर चर्चा नहीं होगी। वो भी वैसे ही हैं, जमीनों पे कब्जा करना, अपने इलाके में दबंगई करना, ठेकों पर पूरा कब्जा करना। तो इसमें ये कुल मिला के एक सांप्रदायिक विभाजन इसके जरिए भी आप पैदा मतलब वही मुकम्मल नैरेटिव निर्माण जो है करने की कोशिश की गई। भाई छवि निर्माण भी आपने किया, आतिफ अहमद के किरदार के थ्रू आप ये स्टेब्लिश करने की कोशिश भी कर रहे थे कि मुसलमान देखो कैसे देश विरोधी चीज़ों में लिप्त है। जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो वो सब देशद्रोही हैं, वो सब देशद्रोही हैं, पाकिस्तान परस्त है। तो एक कंप्लीट पैकेज जो है वो धुरंधर दिखता है। और अजीत डोभाल साहब को स्टेब्लिश भी किया जाता है। हालांकि मुझे एक बात पे बड़ी हंसी भी आ रही थी कि अजीत डोभाल के बारे में बड़ा कुछ कहा जाता है, सुना जाता है, जीवन में एक भी ऐसी सच्ची घटना नहीं है क्या जिसे सेलिब्रेट किया जा सके। इस बार ये तो जो दुलत साहब रॉ के चीफ रहे हैं वो खुद कहते भाई आपको मौका मिला, आप क्या कर रहे हैं, आपके बारे में सब है कि आपने क्या किया। जो अंदर गए सचमुच जो ऑपरेशन कर रहे हैं उनके तो नाम हम जानते भी नहीं हैं जी। कितने लोग उस व्यक्ति का नाम जानते हैं जिसने काहुटा में वो जो बाल भेजे थे, जिससे पता चला कि वहाँ रेडिएशन है, वो बार्बर शॉप से उसने बाल भेजे थे ना, रविंद्र कौशिक जो पाकिस्तान की जेल में मर गया, जिसने धर्म अपना बदला था, वहाँ गया, पाकिस्तानी सेना में मेजर हो गया। ऐसे लोग के बारे में कहाँ जानते हैं हम। झूठी घटनाओं पे एक फिल्म बनाइए अगर आपकी ताकत है, अगर आप सत्ता जैसे में मोदी जी आगे आए, जब राजनीति में जब लगा कि आगे बढ़ेंगे तो कहानियां उनके इर्द गिर्द बुनी जाने लगी कि मगरमच्छ से बचपन में खेलते थे और बड़े गरीब थे, माताजी बर्तन मांजती थी, जबकि तमाम तस्वीरें हैं कि वो बचपन में भी कोट टाई पहने हुए हैं, वो जो है बाद जवान हो रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। तो भैया कितनी ये गरीबी, इस देश में गरीबों का हाल अच्छा था कि वो विदेश यात्रा भी कराते थे। तो वैसे ही डोभाल साहब भी अपने इर्द गिर्द किस्से बनवा रहे हैं
है ना। मौका मिला है जब सैया भाई थानेदार तो फिर डर काहे का वाला मामला। एक आखिरी सवाल मैं लेता हूँ सर, इस तरह के जो प्रयास होते हैं, अच्छा कई दफ़ा कई लोगों को ये कहते हुए सुना कि फिल्म बेशक घटिया है लेकिन फलाने व्यक्ति की एक्टिंग बहुत अच्छी है। अब थिएटर आपका विषय रहा है पीएचडी में, किसी खराब फिल्म का हिस्सा बनकर आप कितना भी काबिल एक्टिंग कर लें, कितना ही काबिल आपका डायरेक्शन हो, कितना ही काबिल आपने डायलॉग लिख लिए हों, स्क्रिप्ट बना ली हो, जो भी हो, अगर आप एक घटिया फिल्म जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है, जो झूठ के बुनियाद पर टिकी हुई है और फैक्ट्स पे बात ही नहीं कर रही है, उस फिल्म में एक्टिंग पे, म्यूजिक पे या स्क्रिप्ट पे, मतलब क्या उन स्किल्स पे बात होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? अब ये बड़ा डिबेटेबल बात है। मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई एक बड़ा शिल्पकार जो बहुत सुंदर कटार बनाए, बहुत सुंदर कटार बनाए, लेकिन अगर उस कटार से किसी बच्चे की हत्या हो और हत्या करने के लिए ही अगर कटार बन रही है तो वो उस पर गर्व करेगा? मुझे तो नहीं लगता। अगर उसे बता दिया जाए कि हम एक बच्चे का गला काटेंगे, तुम एक बड़े सी कटार बनाओ, मुझे नहीं लगता कि अगर सच्चा वो कलाकार होगा, शिल्पकार होगा, तो बनाएगा। लेकिन जिस तरह का समाज है हमारा, बहुत ही लोगों को लगता है कि हमसे क्या लेना देना, हमें पैसे मिल रहे हैं, हम कर रहे हैं। जो ये तर्क है ना, ये तर्क बड़ा भयानक है। लोग देखते ही वही हैं, इसीलिए हम ये दिखाते हैं। लोग देख रहे हैं इसलिए हम दिखा रहे हैं। ये जो तर्क हमें दिए गए हैं, खास तौर पर एक खास जो पूंजीवादी मूल्यबोध जिन्हें आप कह सकते हैं, जो वैल्यू सिस्टम है, उस वैल्यू सिस्टम ने हमें बहुत डीह्यूमनाइज किया, हमारा अमानवीयकरण किया है ना। हम फिर उसी में मानते हैं अरे ताकत है तो मारेगा ही। राइट। हमें क्यों बाहुबलियों से दिक्कत नहीं है, लोग विधायक और सांसद बनते हैं, अरे भाई ताकत है, होना चाहिए, ताकत है वही रूल करेगा। तो दरअसल हम लगातार एक मनुष्य के रूप में हमारा शरण हुआ है ना। और उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी जो मासन मीडिया के इन टूल्स पे है। बिल्कुल, हमें बता दिया गया है कि भाई ऐसे ही चलेगा और कोई उम्मीद नहीं है, कोई सूरत नजर नहीं आती, उम्मीद भर नहीं आती। अच्छा एक सवाल और मुझे याद आ गया, जो मुझे बीच में ही पूछना था लेकिन याद आ गया। रेडियो रवांडा की बात आपको, हमें लगता है हम लोगों को जरूर करनी चाहिए। आपने की थी, मैं भूल गया उस पर बात करना। रेडियो रवांडा हमें बताता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या हो सकता है। रेडियो रवांडा एक पूर्वी अफ्रीका का देश है, छोटा सा देश है। वहाँ पर हुतू और तुत्सी समुदाय हैं आदिवासियों के। हुतू जो है वो बहुमत में है, तुत्सी जो है वो अल्पमत में है। तो उन्हें अपने अधिकारों, अपने प्रतिनिधित्व के लिए लगातार संघर्ष करते रहना पड़ता है। हुतू शासन में रहे हैं, उनके पास सारे अधिकार रहे हैं। तो 1993 के आसपास वहाँ एक रेडियो रवांडा, वहाँ के इस हुतू पार्टी के लोगों ने उसको स्थापित किया और तुत्सियों के खिलाफ बहुत प्रचार शुरू किया। इतना प्रचार शुरू किया उसके ज़रिए, मतलब उसमें संगीत भी, नाटक भी, चुटकुले भी, मतलब कि ये हमारे देश के दुश्मन हैं। जैसे हिटलर ने यहूदियों को देश का दुश्मन बताया, या हमारे यहाँ जिस तरह एक मुसलमानों को डेमोनाइज करने की कोशिश की जा रही, उसका नतीजा ये हुआ कि 1994 में वहाँ नरसंहार हुआ। मतलब घेर घेर के तुत्सी लोग मारे गए। मेरा ख्याल है कि 8 लाख लोग 100 दिन में रवांडा में मारे गए, और उसके लिए सीधे जिम्मेदार रेडियो रवांडा था। आज आप भारत के मीडिया को देखिए तो आपको लगेगा ये रेडियो रवांडा होने के कगार पर है, बल्कि हो चुके हैं। और इसी वजह से जो जेनोसाइड वॉच है, आपने जिक्र अभी किया, प्रोफेसर, हाँ, उन्होंने कहा कि जो नरसंहार के 10 स्टेप हैं उसमें भारत 8वें पायदान पर पहुंच चुका है। और इन्होंने ही वहां पर बताया था कि रेडियो रवांडा की हरकतें देखकर इन्होंने बताया था कि यहां पर नरसंहार हो सकता है, और नरसंहार हुआ। तो क्या भारत अब इस दिशा में जा रहा है, नरसंहार की दिशा में जा रहा है? और दूसरी बात, हम अभी युद्ध हो रहा मध्य पूर्व में, जो हालत है, इजराइल का जो एक उन्माद है, उसने ईरान को जितना नुकसान किया हो, इजराइल का भी कम नुकसान नहीं हुआ है, है ना। तो जो लोग भारत में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को इस तरह से पैदा कर रहे हैं, अंततः क्या होगा? इन दोनों देशों के बीच युद्ध हो सकता है, और दोनों परमाणु संपन्न, शक्ति संपन्न देश हैं। तो जो आप वो तस्वीरें देख रहे हैं ना इस समय, जो पश्चिम एशिया से आ रही हैं, इजराइल से लेकर और ईरान तक की, या यूएई वगैरह की भी, वो आपकी हकीकत हो सकती है। आप जिस नफरत के उन्मादी रास्ते पर जा रहे हैं, वो अंततः इस देश के ध्वंस की ओर ले जाएगा।
इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों देशों के समझदार लोग जो हैं उन्हें अंततः मिल बैठ के सोचना पड़ेगा कि इस उपमहाद्वीप को बचाएं कैसे आप। उधर भी पागल कोई हो सकता है, कोई तानाशाह, कोई वो कुछ भी, वो बर्बाद कर सकते हैं ना। सनक तो दोनों ही तरफ हाँ, हो सकती है। तो अगर हम ये नहीं कह सकते हमारी सनक अच्छी है उनकी सनक खराब है, उनकी भी सनक खतरनाक है, हमारी भी सनक खतरनाक है, क्योंकि रेडिएशंस को सरहद नहीं रोक पाएगी। सरहद को पता भी नहीं है कि पाकिस्तानी बम है कि हिंदुस्तानी बम है। ये पूरा उपमहाद्वीप बर्बाद हो सकता है। आपके हाथ में तीली है महज, आग नहीं। आग फैलेगी तो हर जगह फैलेगी। बिल्कुल। तो आप सोच लीजिए, इजराइल ने बहुत इस तरह का उन्माद पैदा किया था और अभी समझ में आ गया कि कितनी बड़ी उसकी कीमत, मतलब मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। अभी तो इजराइल का मीडिया पे भी कंट्रोल है, बहुत सारी चीजें इजराइल से बाहर आ ही लेकिन नहीं फिर पा भी रही हैं। ये तो पता चल गया कि ईरान के मिसाइल्स जा रहे हैं, मिसाइल्स गिर रहे हैं, वो आयरन डोम कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि मिसाइल गिरेगा फिर कहेगा अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते करने आए आपको। जहां गिरता होगा बर्बादी ही तो करता होगा। ठीक बात है। वो महाभारत के जो हमने सीरियल्स देखे कि चरण स्पर्श के लिए आप बाण जो है चरण पे नहीं जा रहा है ना। जी, ठीक बात। तो बम चाहे पाकिस्तान की ओर से चले या भारत की ओर से चले, इस पूरे खित्ते की तबाही तय है अगर इसी दिशा में राजनीति भारत में भी चली और पाकिस्तान में भी चल रही है। अगर हम पोषित करते बिल्कुल, पाकिस्तान में भी ऐसे ही राजनीति चल रही है, भारत में भी चल रही है। बड़ा आसान है वोट लेना। लोगों को अंदर अगर नफरत आप पैदा करें किसी के खिलाफ और कहें ये तुम्हारे लिए खतरा है और हमें वोट दे दो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तो ये जो अफीम चटाई जा रही है अंततः आने वाली पीढ़ियां इस पर सर पीटेंगी। इसलिए बेहतर है कि संभल जाए हम। तो मासन मीडिया की ताकत पे हम बात कर रहे थे। एक सवाल जो मैंने कहा था बीच में याद आया, वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। कुछ गानों का जिक्र आपने शुरुआत में किया था, समाजवादी भाव और समता का भाव, प्रेम का भाव, ये सब कुछ एजुकेट करने की, अवेयर करने की लोगों को कोशिश हुई उस दौर की फिल्मों से। आज के दौर की फिल्मों से अलग तरह के भाव प्रेषित करने की कोशिश होती है। वो भाव स्थापित क्यों नहीं हो पाए? इतने सालों तक कोशिश हुई फिर भी नहीं। अब इस तर्क पे तो फिर कबीरदास ने तो 14वीं शताब्दी में, वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या मानवीय दुर्गुण है? आप दुर्गुण नहीं है। देखिए, मानव मूलतः तो आपकी सभ्यता की यात्रा कितनी पुरानी है, बमुश्किल 4-5 हजार साल पहले की है ना। आप 70,000 साल पहले आपकी एक यात्रा शुरू हुई जिसमें आप लंबे समय तक सिर्फ एक दूसरे को मारकर ही बचे रहे, कबीलों में बटे रहे। आप हमसे अलग हैं तो हम आपको मार देंगे, आप ताकतवर होंगे तो आप हमको मार देंगे। ये हमारी एक आदिम प्रवृत्ति रही है। मिलकर असहमति के साथ अन्य लोगों के साथ जो हमारी तरह नहीं है उनके साथ भी रहा जा सकता है। ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है ना। भारत ये क्रूरता, यानी हमारे इतिहास का 95% समय सिर्फ नफरत पर बीता है, झगड़ों में बीता है। जुमा अभी 200-300 साल से ये बात शुरू हुई है। जैसे भारत में अकबर ने जब सुलहकुल शुरू किया तो वो मतलब वो एक अद्वितीय बात थी कि वो सभी धर्मों को, लोगों को बुलाकर बात करता था और जानना चाहता था कि भाई सब में जो अच्छी बातें हैं उन सबको मिला के एक दीन इलाही, एक नया दीन शुरू किया जाए। और उसमें भी उसने ज़बरदस्ती नहीं की। सच्चाई ये है कि जो उसने दीन इलाही चलाने की कोशिश की उसको मानने वालों में उसके पूरे नवरत्न भी नहीं थे। किसी पर उसने थोपा नहीं, किसी पर। सही गिवन आइडिया, जिसको ठीक लगता है वो। हाँ, बहुत। तो अगर आप अकबर को अन्य देश, उस समय के जो दूसरे देश के लोग हैं उनसे मुकाबला करें तो वहां तो कल्पना ही नहीं थी ना कि एक ईसाई राजा का सिपहसालार नॉन ईसाई हो सकता है। लेकिन अकबर का सिपहसालार मान सिंह था, है ना। तो भारत ने वो प्रयोग किया और धीरे धीरे महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो हमने आंदोलन, जो भारत की आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन था, वो भी इसीलिए था, मतलब उसका एक महत्वपूर्ण भाग ये था कि हम सब मिलकर भारतीय होकर अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, है ना। जिन्ना ने एक लाइन ली, दूसरी लाइन आरएसएस ने ली या हिंदू महासभा उस समय या सावरकरवादियों ने ली कि नहीं वो जो जिन्ना कह रहे हैं वही ठीक है, वो एकदम हम अलग रहे, हम अलग हैं, हम साथ नहीं रह सकते। वहां पे एक हो जाते हैं हिंदू। लेकिन गांधी जी का ये मानना था कि नहीं, हम गांधी जी क्या, गांधी जी हो, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जितने भी इस तरह के लोग थे
वो मानते थे कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो सदियों से साथ रहते आए हैं, उनकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन वो उतने ही भारतीय हैं जितना कोई हिंदू है, उतना ही कोई, क्योंकि धर्म राष्ट्रीयता का आधार नहीं हो सकता। धर्म अगर राष्ट्रीयता का आधार होता तो फिर अरब में सारे एक ही देश होता जी। कम से कम सुन्नियों का तो होता। पाकिस्तान बटता नहीं, आपने जो सबसे पहले एग्जांपल दिया था वही बड़ी। भाई आप कम से कम सुन्नी तो एक देश होते, जी, ऐसा तो है नहीं। ठीक बात है। तो राष्ट्रीयता का आधार धर्म नहीं होता, राष्ट्रीयता के आधार कुछ और होते हैं। उसमें कई बार भाषा और संस्कृति बहुत महत्व रखती है, जैसे जी। बांग्लादेश के निर्माण के बीच हुआ। लेकिन ये कि जो यानी शुभ अशुभ की लड़ाई मानव मन में, मस्तिष्क में, सभ्यता में एक बहुत पुरानी लड़ाई है। हाँ। तो जब हमें ऐसा नेतृत्व मिलता है जो हमें ये कहता है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो समाज में उस तरह के भाव आते हैं। हम लोग बचपन में जब ये नारा सुनते थे, मैं अपनी बात कहूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो बड़ा गुस्सा आता था कि यार ये कहने की क्या जरूरत है, हम तो हैं भाई भाई। ठीक बात है। लेकिन आज लगता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई कहना इस जमाने में एक बड़ा क्रांतिकारी नारा है। मतलब कोई अगर चौक पे खड़े होकर ये नारा पढ़ दे तो मन करेगा इसको गले लगा लिया जाए। आप सोचिए क्या बहादुरी है, क्या बात है। इसका मतलब क्या है कि हम एक आंदोलन के जरिए इस सहज स्थिति को प्राप्त हुए थे कि नहीं, हम सब बराबर हैं। हमारे धर्म में फर्क हो सकता है, मतलब ईश्वर को पूजा करने की पद्धति में फर्क हो सकता है, लेकिन हम सब मनुष्य हैं। तो उस समय के नेतृत्व ने हमें ये सीख दी, तो हम उस दिशा में चले। पिछले 30-40 साल में खास तौर पर आरएसएस की जो ये सत्ता की ओर यात्रा है, जो राम मंदिर को केंद्र में रख के उन्होंने शुरू किया, उसमें नफरत को इतना प्रबल कर दिया जी कि अब ये भाव महत्वपूर्ण हो गया। और इसीलिए जब कोई अब प्रेम की बात, यानी प्रेम की बात करना अपने आप में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जी। इसलिए जब राहुल गांधी विपक्ष के नेता के बतौर जब यात्रा करते हैं और कहते हैं कि भाई हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, तो इस दौर में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन जाता है, जबकि पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, प्रेम पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन गया। यानी हमारे समय में नफरत इस तरह से हावी कर दी गई है कि सिर्फ प्रेम की बात करना, यानी सिर्फ सच बोल देना, सबसे बड़ा क्रांतिकारी वक्तव्य है। ठीक बात है ना? ठीक बात है। तो ये लड़ाई चलती रहती है। तो इस लड़ाई में अफसोस की बात यह है कि जो ये प्रेम का पक्ष है, जो सहकार का पक्ष है, जो सहअस्तित्व का पक्ष है, जो सुलहकुल का पक्ष है, वो कमजोर हुआ है। और इसी को मजबूत करना हमारे सभ्यता की एक चुनौती है। और अच्छा, यात्रा का तो किसी दौर में आप पीछे जाते हैं, जैसे आप इसको हम असफलता नहीं मानते, क्योंकि फिर तो सभी असफल हैं। कबीरदास भी असफल हैं, उनके कहने से सब हो गया क्या? वो भी तो सबको बराबर मानते थे ना, ऐसा तो हुआ नहीं। तो लेकिन वो सारे एक तरह से हमें ताकत देते हैं ना। कबीर हो, रैदास हो, नानक है। नानक क्या कहते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, है ना। तो अब कहिए कि लोग तो कहाँ मान रहे हैं, तो वो असफल थोड़ी हुए हैं। अरे आप नहीं मान रहे हो, आपने सूरज की ओर पीठ कर रखा है, तो आपने अंधेरे का चुनाव किया है। और लोकतंत्र में समस्या क्या है कि बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते हैं। जमहूरियत वो तर्जे हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। तो लोगों के अंदर नफरत का भाव भर कर, उनको गुस्सा दिलाकर आप वोट आसानी से हासिल कर लेते हैं। तो कुछ लोगों ने आसान रास्ता अख्तियार किया है, लेकिन इससे देश का भी नुकसान है और मेरा ख्याल है कि सभ्यता का भी नुकसान है। एक मनुष्य के रूप में आप अपनी मनुष्यता से वंचित हो रहे हैं। और वो है ना, मुश्किलें जान ही ले लें अगर ऐसा हो जाए, ऐसा मत होने दीजिए। बहुत मुश्किल चीज़ है इंसान का इंसान बने रहना। और तारीख जब याद करती है तो उस चिड़ियों को याद करती है जो चोंच में पानी भर कर आग जहाँ पर जिस जगह पे लगता है वहाँ पे उस चोंच में पानी भर कर लाती है और वहाँ गिराती है। मुझे नहीं पता वो आग बुझा पाती है या नहीं बुझा पाती, कम से कम आग बुझाने वालों में उसका नाम आता है। आपकी बात से गालिब का शेर याद आ गया, बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। देखिए साहित्य ये है। हम कहाँ पढ़े हुए हैं, मनोज मुंतशिर साहब से लेकर आदित्य धर तक। नफरत जो बेच रहा है, नफरत जो बांट रहा है, उसका आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और उसको रिजेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये हम और आप सब लोगों का कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि जब आग लगी होती है ना, तो पानी चोंच में भर के लाना होता है और आग लगे हुए जगह पर उसको डालना होता है। कम से कम आग बुझाने वालों में नाम आएगा।
तो आग बुझाने वालों में नाम आप अपना भी शामिल करवाइए, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं, इसलिए चर्चा करते हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देखने सुनने के लिए। कोई सवाल हो तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, पढ़ेंगे हम और जवाब भी देंगे अगले एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया।